झारखंड विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम विधानसभा प्रांगण में हैं और ख़ास मौका है। आज हम जिस शख्सियत से बात करेंगे वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि इस झारखंड विधानसभा के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, श्री रविंद्रनाथ महतो। हम बात करेंगे इनके विधायकी जानकारी की, बात करेंगे इनके ज्ञान की और ऐसे कुछ पहलू जिसे आप जानना चाहेंगे लेकिन जिसकी जानकारी अब तक आपको नहीं है। कुछ ऐसे अनछुए पल, कुछ ऐसे पहलू जिसे आप जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले और सबसे पहला सवाल, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे आपका जो सबसे बढ़िया अनुभव अगर हम जानना चाहें तो वो क्या है? देखिए, विधानसभा का जो सबसे बढ़िया अनुभव मेरा है वो झारखंड विधानसभा के तमाम माननीय सदस्यों का व्यवहार, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जैसे ही विधानसभा परिसर में सारे लोग प्रवेश करते हैं तो विधानसभा परिसर में प्रवेश करने के उपरांत सारे लोगों के मन में झारखंड की उन्नति, झारखंड के बेहतर, झारखंड की स्थिति परिस्थिति में कैसे सुधार हो, इन तमाम विषयों में उनका सोच केंद्रित हो जाता है। हमको ये चीज़ देख करके बहुत ही अच्छा लगता है जब सारे लोगों से, सारे विभिन्न दलों से, विभिन्न दलों के विचारधारा व्यक्तियों से जब मिलता हूँ और सारे लोगों के मन से ये बात आता है तो निश्चित रूप से ये अनुभव हमको सबसे बेहतर लगता है। जी, अगर हम विधानसभा के आपकी पूरी यात्रा को देखें, 4 साल आपने बिताए हैं यहाँ पे, अगर विधायकी कार्यों की बात करें, अगर हम विधानसभा में चलने वाले सत्र की बात करें, चूँकि ये सबसे बड़ा महापंचायत है, लोगों की जो जन अपेक्षाएँ हैं वो यहाँ से जुड़ी हैं। पूरे झारखंड का ये सबसे बड़ा पंचायत, आम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं इसी भवन से जुड़ी होती है। आपके दायित्व काफ़ी बड़ा है। अगर उस दायित्वों को देखें, उसके निर्वहन को देखें, तो सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर अगर आप देखें, इन 4 वर्षों में क्या आपको दिखा और कहाँ आप जाना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं कि इस 4 वर्षों के कार्यकाल में मेरे मन के अंदर में सिर्फ एक ही बात था कि विधायी व्यवस्था को कैसे सुचारू ढंग से चलाया जाए। सुचारू ढंग से चलाने का मतलब यह है कि हमको पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेके चलना है। यानी सरकार के द्वारा जो काम जनहित में किया जा रहा है और उस जनहित के काम कहाँ तक हो रहा है, कहाँ तक नहीं हो रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए जो हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हैं उनको भी उस विधानसभा के अंदर में पर्याप्त समय दिलाना, पर्याप्त अवसर दिलाना, यही मेरा लक्ष्य रहा है। और मैं समझता हूँ इस 4 साल के कार्यकाल में अगर कुछ पलों को अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश पल हम लोगों ने ऐसे ही बिताया है कि सरकार का काम काजों का भी चर्चा विधानसभा के अंदर हुआ है और हमारे माननीय प्रतिपक्ष के जो लोग हैं वो लोग भी सरकार के जो काम है उसमें जो भी त्रुटि, जो भी कमी रही है, इन तमाम विषयों को उजागर करने में या चर्चा करने में पीछे नहीं हटे हैं। मैंने उनको समान अवसर दिया। सर, यही कारण है कि विधानसभा की जो अलग अलग समितियां हैं उसकी लगातार बैठक होती रही, उसको आपने संबल दिया, उसको आपने सशक्तिकरण के दिशा में कई कदम उठाए, लगातार बैठकें होती रहीं ताकि अफसरशाही इस राज्य में हावी ना हो। क्योंकि इस राज्य के तरक्की में और प्रशासन, शासन प्रशासन में अफसरशाही की बात हमेशा साथ में आती रही कि यहाँ पर अफसर के द्वारा बातें नहीं सुनी गई या जो सरकार के एजेंडे थे उसमें देरी हुई, तो जो अकाउंटेबल बनाना, जो उत्तरदायी बनाना है, उसको लेकर अपने समिति को काफ़ी मजबूत किया है। समिति की बात करें, अब तक के जो अनुभव हैं और कितना लगा कि इन चीज़ों पर अंकुश लग पाया? देखिए, मेरे ख्याल से जिस विषय को आपने उल्लेख किया ये सही मायने में इस विषय को मैं भी मानता हूँ और मेरे मन के अंदर में और दिल में ये इच्छा था कि जिस विषय को लेकर के राज्य का मजाक उड़ रहा है या राज्य आलोचना समालोचना का सम्मुखीन हो रहा है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए और मैंने निरंतर इसका प्रयास किया। और मैं एक करंट जानकारी आपको दे दूं कि आज भी मैंने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया था और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, चाहे आईएएस लेवल के हों, आईपीएस लेवल के हों, ये राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी हों, सारे लोगों को बुला करके विधायी व्यवस्था के प्रति सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक बैठक हम अगले महीना में, एक ट्रेनिंग ही बोलिए उसको, एक प्रशिक्षण देने का काम अगले महीना हम प्रारंभ करेंगे और सारे पदाधिकारी लोग वहाँ आएंगे
और जो रिसोर्स पर्सन है पार्लियामेंट्री रिसर्च के, वो रिसोर्स पर्सन को भी हम बुला रहे हैं कि उनका भूमिका कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है विधानसभा के कार्य संपादन करने में। इन तमाम विषयों का जानकारी उनको देंगे। तो मेरा ये शुरू से ही प्रयास है कि विधानसभा के तमाम कार्रवाइयों में हमारे तमाम अधिकारी ठीक ठाक ढंग से समझे, ठीक ठाक ढंग से जाने और ठीक समय पर सामानों को, ठीक समय पर विषयों को विधानसभा पटल पर रखने का काम करें। इसी से जुड़ा है कि जो आपकी चिंता है लोकतांत्रिक आस्था के प्रति, विधायिका के ज्ञान के प्रति, उसकी जिम्मेदारी के प्रति, उसको लेकर लगातार आपकी सोच रही है और आप कोशिश करते रहे हैं। अलग अलग जगहों पे भ्रमण हुआ, यहाँ के लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है, आपने छात्र संसद बुलवाए। ये जो दिशा में आप काम कर रहे हैं उसकी पीछे का मंशा क्या है? इसका पीछे का मंशा यही है कि देखिए, हम लोग जिस शासन व्यवस्था के तहत अपना जीवन यापन करते हैं या जिस शासन व्यवस्था के तहत हमारे देश के 125 करोड़, हमारा राज्य के 3.5 करोड़ जनता निवास करते हैं, जिस नियम को, जिस कानून को, इनके बनाए गए विधि विधान को जो पालन करना पड़ता है, वो कैसे बनता है, ये नियम कैसे होता है, कैसे लागू होता है, हम कैसे उसका पालन करते हैं, इन तमाम विषयों के बारे में जानकारी होना बहुत उचित है। इसलिए इस चीज़ को विस्तृत करने के लिए मैंने विश्वविद्यालय के छात्रों को भी इन्वॉल्व किया और आने वाला समय में हम लोगों का इसमें और व्यापकता लाने का चिंता है। अब कहाँ तक कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, अलग विषय है, लेकिन इसके व्यापकता को और ले जाने का हमारा इच्छा है कि इस व्यवस्था के बारे में लोगों को जानकारी हो कि आखिर नियम कैसे बनता है, बिल पेश कैसे होता है, बिल पास कैसे होता है और पास होने के बाद वो उसके कितने हित में होता है, कितने अहित में होता है। इन तमाम विषयों का जो बारीकी है, टेक्निकल पॉइंट्स है, इसका जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र और विधायिका में जो बारीकियां हैं उसके प्रति जो इनकी चिंता है और ख़ास तौर पर जो सत्र संचालन है उसमें भी जो इनकी भूमिका है वो बहुत ही सराहनीय है। चूँकि कार्य संचालन को चलाना, तमाम माननीयों को संतुलित रखना, उनकी बातों को एक निरंतरता देना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बात करेंगे लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से, हम बात कर रहे थे विधायिका की, हम बात कर रहे थे सत्र की। ये जो पंचायत है, जब सत्र की बात होती है, हमने और पूरे राज्य ने देखा अलग अलग समाचार माध्यमों से कि सत्र का संचालन थोड़े बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। जब माननीयों के सवाल होते हैं, गतिरोध होते हैं, कई बार आपको बहुत कठोर होता भी देखा गया। कैसा संचालन चलाना कितनी बड़ी चुनौती? बिल्कुल सही बात है कि संचालन और तारतम्य बिठा के, पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तारतम्य होता है उसको बिठा करके जो काम विधानसभा का होता है उसको संचालन करने में सही मायने में एक जटिल काम है। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा रहा है और मैं आपको बता दूं, हमारा प्रयास और विशेष करके हमारे माननीय सदस्यों का जो आपत्तिक सहयोग हमको प्राप्त होता है, इस सहयोग से ये सरल सहज हो जाता है। और एक बात तो बहुत ही सहज है कि विधानसभा के अंदर विभिन्न विचारधाराओं के मान्य सदस्य लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, इसलिए सारे लोग एक विचार से एक जगह खड़े होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। एक विचार के साथ दूसरा विचार का टकराहट यहाँ लाजिमी है, स्वाभाविक है, और ऐसे परिस्थितियों में जनहित में भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा कभी कभी समय पर कठोर भी होना पड़ता है, कभी कभी नहीं चाहते हुए भी कोई निर्णय लेना पड़ जाता है, लेकिन राजहित में और जनता का हित में और आसन का सम्मान को बचाने के लिए इससे हम लोग पीछे नहीं हिचकते हैं। आपने प्रश्नकाल को बहुत तवज्जो दिया, चूँकि वहाँ पर सरकार के जो एजेंडे हैं, जो आम एजेंडे हैं, जो जनता के एजेंडे हैं, तमाम सवाल पूछे जाते हैं। इसकी महत्ता इतनी बड़ी है कि आपने कार्य स्थगन उसके बाद लाया। इस पर प्रकाश डालिए। मैं आपको बता दूं, कार्य स्थगन को पहले लाने से हमेशा प्रश्नकाल बाधित होने की संभावना बढ़ जाती थी। तो मैंने कई बैठक में इस चीज़ को एहसास किया, जो प्रश्नकाल बाधित हो और माननीय सदस्य प्रश्न के प्रति कितना गंभीर रहते हैं, ये तमाम लोगों को जानकारी है
और विशेष करके विधानसभा में आने के क्रम में यही तो उनका अधिकार है कि अपने प्रश्नों के माध्यम से सरकार के पास तमाम चीज़ों का जानकारी हासिल कर सकते हैं। और यही समय और कार्यकाल अगर बाधित हो जाता है तो मेरे समझ में विधानसभा का जो माने है, विधानसभा का जो अस्तित्व है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर महसूस होता है। इसीलिए मैंने कार्य स्थगन को प्रश्नकाल के बाद लाने का काम किया। जो कार्य स्थगन के चलते कहीं हमारा प्रश्नकाल बाधित न हो जाए, प्रश्नकाल सुरक्षित रहे, इसलिए मैंने इसको संशोधन किया। अभी हमने देखा कि जो शीतकालीन सत्र है, गतिरोध की काफ़ी संभावनाएं थी, गतिरोध हुआ भी, लेकिन कई जो सेशन थे वो काफ़ी असफल माना जा सकता है। अगर इस विधायिका के पटल हैं, उसके अगर इतिहास को अगर जानना चाहें तो आपके जो 4 साल के जो कार्यकाल हैं, अब तक के जो कार्यकाल हैं, हालांकि उसके बाद के 1 साल के कार्यकाल बचेंगे, लेकिन ये 4 साल काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन 4 वर्षों में अगर ऐतिहासिक रूप से देखें, जो झारखंड विधानसभा ने इतिहास बनाया है, जो पटल ने इतिहास बनाया है, वो क्या अनुभव है आपके? देखिए, ये जो 4 साल है, इसको तो आप असेंडिंग वे में मान सकते हैं। अभी तो 1 साल है, हम लोग डिसेंडिंग वे में है। और इस 4 साल ही विधानसभा का बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, और इस महत्वपूर्ण समय को जनहित में करने के लिए हम लोग उस समय और ज़्यादा सक्रिय थे। और मैं समझता हूँ इस 4 साल के कार्यकलाप और 4 साल का जो व्यवस्था था, इसी व्यवस्था का जो रास्ता हम लोगों ने बनाया, इसी रास्ता से बाकी जो समय बचा हुआ है टेन्योर का, वो बाकी समय भी पार हो जाएगा। और मैं समझता हूँ जितना काम पहले जनहित में हुआ है, उसी तरह का, उसी अनुपात में आने वाला समय में भी काम होने की संभावना है। अगर 4 महत्वपूर्ण विधायकों की बात करें, विधेयक की बात करें, वो कौन से थे जो उस पटल पे आए? मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा, हमने सरकार के तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया, जो झारखंड के तमाम आदिवासी भाइयों के लिए ये बहुत लंबे समय का एक मांग था कि हमारे लिए कोई सेंसस के जो कॉलम है, सेंसस कॉलम में धर्म का कोई कोड नहीं है। और धर्म का कोड नहीं रहने के कारण उनका जनसंख्या क्या है राज्य के अंदर में, देश के अंदर में पता नहीं चलता था। तो इसीलिए झारखंड विधानसभा, हमको लगता है कि पूरे देश में पहली बार झारखंड विधानसभा में सरना धर्म कोड को सेंसस कॉलम में जोड़ने के लिए एक विधेयक को पास करवाया। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 1932 के खतियान का विधेयक को भी पास किया। आपने देखा होगा कि हमारे संविधान प्रदत्त एक ये था, अधिकार था, जो पिछड़े वर्गों का 27% आरक्षण था। इस विधेयक को भी पटल पर लाया गया, इस विधेयक को भी हम लोगों ने पारित किया। और उसके बाद आप जो नियोजन नीति है, उसमें भी एक बात आया कि यहाँ जितने सारे लोग एम्प्लॉई हैं, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे कल कारखाना में हो, चाहे और दूसरे प्रतिष्ठानों में हो, उसमें कम से कम स्थानीय लोगों को 75%, 75% लोकल हो, इसका विधेयक भी विधानसभा के अंदर में आया। इसको भी हम लोगों ने पारित करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजने का काम किया। विधानसभा का जो ये 5वां सत्र है, जो ये हमेशा लोग याद रखेंगे, क्योंकि झारखंड के इतिहास में विधानसभा पटल पर कई चीज़ें आई, विवाद भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके इन तमाम विधेयकों को इतिहास याद रखेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम जानेंगे रविन्द्रनाथ महतो से जुड़े वो पक्ष जो आप जानना चाहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी से। अब थोड़ा सा विधायिकी और लोकतंत्र और ख़ास तौर पर जो इनकी राजनीतिक जीवन है, इससे थोड़ा हटते हुए इनके उस पहलू की तरफ जाते हैं जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। इनकी शुरुआत संथाल के एक छोटे से इलाके से, नाला से हुई थी, लेकिन उस नाला से विधानसभा प्रतिनिधित्व देते हुए 4 बार इन्होंने विधानसभा चुनाव जीते। उसके बाद इस महासभा, इस महापंचायत के आज मुखिया हैं। इनके उस यात्रा को जानने की कोशिश करेंगे। आपने जब शिक्षा दीक्षा शुरू किया था, क्या बचपन से ही आप जुझारू किस्म के थे? आपके मन में आंदोलन के लिए जो एक कीड़ा होता, वो चूँकि आप झारखंड आंदोलन में भी हिस्सा बने थे? नहीं, इसके पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि भी होता है। हम लोग वैसे परिवार से
रिलेशन रखते थे। जहाँ मेरे ग्रैंडफादर सरपंच हुआ करते थे, उनका पिताजी भी सरपंच हुआ करते थे। घर में लोगों का आना जाना, समस्याओं को लेकर के आना जाना रहता, तो बचपन से ही थोड़ा बहुत तो प्रभावित थे ही इन तमाम विषयों पर। और सबसे बड़ा चीज़ वही है कि जो भी अन्याय अत्याचार होता था समाज के अंदर में, गांव के अंदर में या परिवेश के अंदर में, तो उसका विरोधिता करना ये हम लोगों का आदत में शुमार था। बचपन से क्रांतिकारी थे आप? जी, एक तरह से बोल सकते हैं कि बचपन से भले ही क्रांति का कोई झलक नहीं था, लेकिन मोटा मोटी जो नाजायज चीज़ या अन्याय चीज़ को देखने के बाद उसको बर्दाश्त करने की क्षमता। जी जी, झारखंड आंदोलन? हाँ, आंदोलन के दरमियान में कई जेल यात्रा हुआ है। और इसके पीछे एक ही कारण था कि उस समय आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन का आंदोलन चल रहा था कि हम बिहार में नहीं रहेंगे, आधा बाबून बतावा, झारखंड राजबून हतावा, कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, ये एक स्लोगान था। और हम लोग उस समय एक देख रहे थे कि पूरे बिहार के मानचित्र में संथाल परगना और छोटनागपुर एक उपनिवेशवाद की तरह था। हर शैक्षणिक संस्थान, हर सुख सुविधा, सारे चीज़ से संथाल परगना और छोटनागपुर बहुत पीछे थे। और नौकरी चाकरी के क्षेत्र में भी ऐसा स्थिति था कि किसी भी ऑफिस में प्रवेश कर जाते थे तो लोगों को लगता नहीं था कि हमारे संथाल परगना के या हमारे जामताड़ा जिला के या हमारे यहाँ के लोग यहाँ नौकरी चाकरी करते हैं। उसका संख्या अत्यंत नगण्य होता था। तो मन में आया कि गुरुजी जिस बात को बोल रहे हैं पृथक राज्य का अगर पृथक राज्य होता है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को उनका हक, उनका जो अधिकार है उसको प्राप्त होगा। और इसीलिए उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए अपना आंदोलन का ज़िंदगी शुरुआत किया। और मुझे नहीं पता था कि उनके साथ होने के बाद कहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, इसका बगैर फिक्र किए, बगैर चिंता किए साथ चलते रहे और परिणाम आज आपके सामने है। आप विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, माननीय सदस्य भी हैं। नाला विधानसभा जो कि संथाल का एक बहुत ही रिमोट इलाका, बहुत ही कम विकसित इलाका, सरकार 20 साल हो गए यहाँ पर, पूरे प्रदेश का कितना तस्वीर बदल पाया? देखिए, ये बात तो हमको लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस तरह का झारखंड का तस्वीर बदलना चाहिए था, या हमारे साथ देश के अंदर में अलग हुए और दो प्रांत, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उन लोगों का जिस तरह तरक्की हुआ है, अगर उनके तरक्की के साथ अगर आप तुलना करेंगे तो तुलना में निश्चित रूप से आपको एहसास होगा, मालूम होगा कि जहाँ तक हमें चलना चाहिए था हम नहीं चल पाए। कारण कुछ भी रहा हो, अलग विषय है। और इसी के क्रम में मेरा भी विधानसभा को आप जोड़ लीजिए, मेरा विधानसभा भी आपने सही कहा कि ये रिमोट एरिया था, लोगों को चलने का रास्ता नहीं था, बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल नहीं था, चिकित्सा के लिए बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, लोग खेती काम करते थे तो खेती काम करने के क्रम में उनके खेत तक पानी पहुंचने का कोई व्यवस्था नहीं था। इन तमाम विषयों को अभाव था। हम लोगों ने कुछ दिन एक विधायक के रूप में काम करने के क्रम में पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से इसको समाधान करने के, वहाँ के परिवेश और वहाँ के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप विकास करने के लिए काम किया। और जिसका फल आज देखने को मिलता है कि आपने जैसे पूर्व में जिस नाला को देखा होगा, जिस उस विधानसभा को देखा होगा, आज अगर वहाँ प्रवेश करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अंतर मालूम पड़ेगा। बचपन से लेकर अब तक आपके जीवन में संघर्ष, चुनौतियाँ हमेशा साथ रहीं, आपके उपलब्धियाँ भी रही साथ में। आप ये महापंच के, आप महापंचायत के आप महापंच हैं। अगर पूरे झारखंड की देखें और ख़ासतौर पे आपको अगर देखें बचपन से लेकर अब तक, अगर इस पूरे झारखंड में आपकी भूमिका देखें, कितना संतुष्ट एक नेता के तौर पे, एक क्रांतिकारी के तौर पे, एक युवा के तौर पे कहाँ पाते हैं? देखिए, ऐसे अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर आप हमारा पूछेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर तो संतुष्ट हूँ, लेकिन सामूहिक तौर पर अगर आप हमको पूछेंगे कि आप यहाँ के उन्नति में कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं, तो इसमें उत्तर मेरा पॉजिटिव नहीं होगा। आज उस हिसाब से हम लोग अभी तक अपने आप को उस स्तर पर नहीं ले जा सके हैं जिस स्तर पर हमें ले जाना चाहिए था। आज भी हम लोग प्रयासरत हैं, व्यवस्थाएं बदलती रहती है, व्यवस्था हमारे अनुकूल होते जा रहा है और आने वाला समय में हो सकता है कि हम लोग जो चाहते हैं वो कर सकेंगे यहाँ के लोगों के लिए। और जब यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर बैठेंगे, कुछ करेंगे, कुछ कर गुजरेंगे, तभी हमको लगता है कि हमें लगेगा कि सही मायने में हम लोगों का आंदोलन सही रहा। आप सही मायने में एक स्टेट्समैन है, चूँकि आप पढ़े लिखे हैं, आपकी चिंता लोकतंत्र के प्रति बड़ी साफ साफ दिखता है।
यहाँ के युवाओं के लिए, चूँकि राजनीति को लोग बहुत एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, एक अलग दृष्टि से देखते हैं, यहाँ के युवाओं के लिए क्या संदेश है? इस झारखंड को एक नया मुकाम, एक बड़ा मुकाम देने के लिए क्या कुछ प्रयास होना चाहिए? देखिए, यहाँ के इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि यहाँ के युवा अध्यवसायी है, यहाँ के युवा परिश्रमी है, तमाम गुण यहाँ के युवाओं के अंदर में है। लेकिन इन तमाम गुण रहने के बावजूद भी इन यहाँ के युवाओं को जिस जगह पहुँचना चाहिए था, जिस उन्नति के अंतिम पायदान पर पहुँचना चाहिए था, उस जगह पर नहीं पहुँच पाया है। तो निश्चित रूप से हम युवाओं से आग्रह करेंगे कि उस अंतिम पायदान, उन्नति का या डेवलपमेंट का जो अंतिम पायदान है, वहाँ तक नहीं पहुँचने के जो कारण है, इस कारण पर भी उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं कि उन कारणों को अगर हम निराकरण कर लें, उन कारणों को अगर हम समाप्त कर लें, तभी हम अपने आप को उस ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। इसलिए युवा वर्गों को मेरा संदेश है कि आपका जो अध्यवसायी गुण है, आप जो परिश्रमी हैं, इन तमाम चीज़ के रहने के बावजूद जो आप फिसल रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उस पर भी ज़रा नज़र डालने की आवश्यकता है और सही नज़र डालने की आवश्यकता है। अगर हमारे युवा सही दृष्टिपथ का अगर अवलंबन कर लें, उनका अगर मार्ग सही हो जाए, तो इतना मेहनती हैं और इतना अध्ययनशील है कि यहाँ का युवा को फिर रोकना मुश्किल है। इसलिए उन पर भी इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप चिंतक हैं, आपने किताबें लिखी हैं, आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आपने कुछ अध्याय जोड़े हैं जीवन में। 1 वर्ष का जो समय है, जो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, झारखंड को, इस महापंचायत को कहाँ देखना चाहते हैं? कौन से अधूरे कार्य से पूरा करना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, ये अंतिम समय में मेरा अंतिम इच्छा यही है कि हमने पिछले समय में हमारे झारखंड के 3.5 करोड़ जनताओं के लिए जो काम नहीं किया है, उस काम को त्वरित गति से, बिना समय गंवाए, बिना विलंब किए हम लोगों को करने की आवश्यकता है। और हम तमाम माननीय सदस्यों से भी आग्रह करेंगे कि ये जो समय आपके पास में बचा हुआ है, आप जनता के पास जो वायदा करके आए हुए हैं, आप बिना समय गंवाए उस काम को करने का काम आग्रह मैं उनको करूँगा। और मैं समझता हूँ कि अगर सारे माननीय सदस्य अगर इस तरह करने के लिए इच्छुक हो गए, आग्रही हो गए, तो आने वाला समय निश्चित रूप से झारखंड को एक अलग प्लेटफॉर्म में दिखाई पड़ेगा। आपको ढेर सारी शुभकामना। हम बात कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष से, और इनकी यही इच्छा है कि जो ये महापंचायत है, जो उनको भूमिका मिली है, उस भूमिका में ये खरे उतरें। और आने वाला जो वक्त है वो ज़रूर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सब अगर मिलकर चलें, इस महापंचायत की अगर मर्यादा का ध्यान रखें, तो झारखंड की तस्वीर बदलते समय नहीं लगेगा। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे, एक नए शख्स के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।